and Alan Hand, Chapter 2, Bringing Up Kari. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Kari जो एक हाथी था, जब वो 5 महीने का था तब वो मुझे दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं उस समय 9 साल का था जब मैं उसकी पीठ पे अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा होकर पहुंच सकता था. He seemed to remain that highly for nearly 2 years. और वे उसी कद या फिर उसी लंबाई पे लगभग 2 सालों तक रहा. We grew together. और नरेटर कहते हैं कि हम दोनों, कारी और जो नरेटर हैं, वो एक साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और इसी कारण मुझे नहीं पता चला कि वो कारी मुझसे कितना लंबा हो चुका है. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the pole as he moved out. कारी एक पवेलियन में रहता था जो कि एक कच्चे छत के नीचे बना हुआ था, और वो एक किसी पेड़ के मोटे मोटे तनों पे टिका हुआ था ताकि कारी उस पे टकराए या फिर उसमें घूमे तो गिरे ना. One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. और पहला काम जो कारी ने किया वो था एक बच्चे की जान बचाना. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twig to chew and play with. कारी ज़्यादा नहीं खाता था मगर उसको लगभग 40 पाउंड के टहनियाँ और पत्ते चाहिए थे चबाने और खेलने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. और रोज़ सुबह मैं उसको नदी में नहाने के लिए ले जाया करता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो वहाँ बालू किनारे पर सो जाता था और मैं उसे लगभग 1 घंटे तक बालू से रगड़ा करता था. After that he would lie in the water for a long time. और उसके बाद वह पानी में बहुत देर तक लेटा किया करता था. On coming out his skin would be shining like ebony. और बाहर आते ही उसकी जो चमड़ी स्किन थी वो इबोनी की तरह चमकती थी. And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. और वो खुशी से चिंघाड़ता था जब मैं उसके शरीर पे पानी से लगड़ा किया जाता था. जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कितने कच्चे छत हैं और वो एक पेड़ के मोटी मोटी तनों पे टिकाए हुए हैं. और जो कारी है और उसका जो देखभाल करने वाले लड़का था वो उसकी पीठ तक अपने टिपटो, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके पैर को टिपटोए पे खड़ा होके हुए उसके पीठ तक पहुंच सकता था. आगे बढ़ता है. Because that is the easiest way to lead an elephant. Then I would take him by the ear. और फिर मैं उसको अपने कान की पास लेके आता था. Because that is the easiest way to lead an elephant. क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी हाथी को लीड करने का, संभालने का. And leave him on the edge of the jungle. और उसे किसी जंगल के किनारे पर छोड़ दिया करता था. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और जब तक के लिए मैं दूसरे जंगलों में जाके उसके लिए टेस्टी और जिसकी अच्छी सुगंध हो वैसे पत्ते लेके आता था उसके डिनर के लिए, रात के खाने के लिए. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. और किसी एक के पास बहुत तेज हैचेट होनी चाहिए इस पेड़ को पत्ते काटने के लिए. हैचेट एक छोटी कुल्हाड़ी कह सकते हैं उसको, स्मॉल एक्स. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is multi-layered an elephant will not touch it. लगभग उस नरेटर को अपनी हैचेट को ही धार के बनाने में आधा घंटा लगता था क्योंकि जब एक भी पत्ता या फिर टहनियाँ खराब रहती थी तो हाथी उसे छूता तक नहीं था. It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. ये कोई आसान काम नहीं था कारी के लिए पत्ते और टहनियाँ जमा करना. I had to climb all kind of tree to get the most delicate and tender twigs. और जो नरेटर रहते हैं वो कहते हैं
कि मुझे हर तरह के पेड़ों पे चढ़ना होता था कारी के लिए अच्छे पत्ते खोजने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, और उसे बरगद के पेड़ के जो यंग बरगद के पेड़ होते थे, जवान बरगद के पेड़, उसकी उसे तने बहुत अच्छी लगती थी, जो कि जिनके लीव्स और ब्रांचेस एक कैथेड्रल की तरह बढ़ते थे। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और मैं गैदर हो रहा था कुछ पत्ते काटने के लिए एक बसंत के दिन जो कि मार्च में था। When I suddenly heard कारी calling me to in a distance, तभी मुझे कारी की आवाज़ सुनाई दी जो कि मुझे कुछ दूरी से बुला रही थी। As he was still very young, और अभी भी वो बहुत जवान था, उसकी आवाज़ एक किसी छोटे हाथी की तरह लगती थी। I thought somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसे तंग कर रहा है। So I came down from my tree, और इसलिए मैं अपनी पेड़ से उतरा और तेज़ी से दौड़ते हुए जंगल के किनारे पे पहुंचा जहां मैंने उसे छोड़ा था। Where I had left him, जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। But he was not there, लेकिन वह वहाँ पे नहीं था। I looked all over, but I could not find him. मैंने अगल बगल सारी जगह देख लिया, मगर मैं उसे नहीं खोज पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling over its surface. और मैं पानी के किनारे गया और वहाँ पे मैंने देखा कि काले रंग की कोई चीज़ नदी के सरफेस ऊपरी सतह के ऊपर स्ट्रगल कर रही है। Then it rose higher and it was the trunk of an elephant. और तब वो कुछ ऊंची उठी और वो एक हाथी का सूंड था। I thought he was drowning. मुझे लगा कि वह कारी डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water. और वो नरेटर अपने आप को हेल्पलेस मीन्स कि जैसे कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था, और and save the 400 pounds of him since he was much larger than I. और मैं पानी में नहीं कूद सकता था और उस 400 पाउंड्स के हाथी को जो कि मुझसे भारी था उसे नहीं बचा सकता था। But I saw his back rise above the water, और मैंने उसकी पीठ को पानी पे ऊंचा उठते हुए देखा। And the moment he caught my eye, और फिर कुछ पलों के बाद वह मेरे आँखों के सामने था। He began to trumpet, वो चिंघाड़ने लगा। And struggle up to the shore, लहरों से लड़ते हुए वे मेरे तरफ देखते हुए चिंघाड़ने लगा। Then still trumpeting he pushed me into the waterland, और चिंघाड़ते हुए ही उसने मुझे पानी के किनारे पे भेज दिया। As I fell into the stream, और वह मुझे पानी में ढकेल दिया। I saw a boy lying flat on the bottom of the river. मैंने देखा कि कोई एक बच्चा पानी के निचली सतह पर लेटा हुआ था। He had not altogether touched bottom but was somewhere afloat. वे अभी तक निचली सतह को छुआ नहीं था, लेकिन वो अभी तक उससे निचली सतह से थोड़ी ऊपर तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath. और तभी मैंने पानी के ऊपरी सतह पर आकर अपनी सांस ली। And there कारी was standing, his feet planted in the sandbank. और वहाँ पे कारी अपनी पैरों को देखा कि कारी की पैर बालू में धसी हुई थी। And his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसकी जो सूंड थी वो अपनी सूंड मेरे तरफ फैलाया और जैसे कि वो कह रहा मेरे हाथ के इंतजार में था। I dived down again. मैं फिर से पानी के नीचे गया। And pulled the body of drowning boy. और मैंने उस डूबते हुए बच्चे के बॉडी को खींचा to the surface. सरफेस तक ले जाने की उसको कोशिश की नरेटर ने। But not being a good swimmer. और एक अच्छा तैराकी, लेकिन वो नरेटर जो थे वे अच्छे तैराकी नहीं थे। I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. मैं अच्छे से तैर नहीं सकता था उस लहरों के बीच, और जो धीमे से जो पानी की
करंट थी वह मुझे अपने साथ बहाती जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी was using and by the in current car seeing us drift in by in the current कारी was usually slow and ponderous। हम लोग जैसे ही उसने हम लोगों को देखा पानी के बहाव में बहते हुए, कारी जो कि एक थोड़ा वो अपने थोड़ा धीमा था, वो सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो अचानक से पानी के अंदर घुसा और अपने आधे शरीर को पानी के नीचे करते हुए वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और उसने कारी फिर अपने आधे शरीर को पानी के नीचे रखते हुए अपनी सूंड को निकाला, और फिर से वो अपनी सूंड को उस लड़के की तरफ बढ़ाया। आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट, मैं अपना हाथ उठाया उसके सूंड को पकड़ने के लिए, एंड इट स्लिप्ड, और फिर मेरा हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर मैंने अपने आप को पानी के अंदर फिर से जाते हुए देखा, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस बार मैंने देखा कि वो पानी ज़्यादा गहराई में नहीं थी। सो आई सैंक टू द बॉटम, फिर मैंने पानी के नदी के निचली सतह पर डूबता चला गया, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और फिर मैंने अपनी दोनों पैरों को एक जगह सटाया और पानी के निचली सतह से अपने आप को तीर के तरह ऊपर खींचा। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, और ये सब करते हुए मैंने उस डूबते हुए बच्चे को भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। As my body rose above the water, और मैंने अपनी शरीर को पानी के ऊपर खींचा। I felt a lasso around my neck, और उसने एक लैसो को अपने नेक के तरफ देखा। लैसो मीन्स एक तरह की रस्सी। This frightened me, वो मुझे डरा दिया। I thought some water animal was going to swallow me, मुझे लगा, उस नरेटर को लगा कि कोई जलचर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। I heard कारी squealing, और मैंने कारी की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनी। And I knew it was his trunk about my neck, और मुझे फिर पता चल गया कि मेरे गले के चारों तरफ उसकी सूंड थी। He pulled us both ashore, और उसने हम दोनों को नदी के किनारे पे खींचा। कारी was like a baby, कारी एक बच्चे की तरह था। He had to be trained to be good, and if you do not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever। और जब कारी बहुत नॉटी था, नटखट था, और जब वो कोई गलती करता था और तुम उसे नहीं बताते थे तो वो फिर और गलती करने पे उतर पड़ता था। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat, और एक गवाह की तरफ से एक दिन कोई उसे केले खाने को दिया। Very soon he developed a great love for ripe banana, और फिर बहुत जल्द उसको पके हुए केले अच्छे लगने लगे। We used to keep large plate of fruits on a table near a window, हम लोगों ने एक बड़े से प्लेट में फल रखकर खिड़की के बगल में डाइनिंग रूम में रखा करते थे। One day all the bananas on that table disappeared, एक दिन सारे केले वहाँ से गायब हो गए। And my family blamed the servant for eating all the fruit in the house, और मेरे परिवार ने अपने परिवार के नौकरों को दोषी ठहराया पूरी फलों को चोरी करने के मामले में। A few days later the fruit disappeared again, और कुछ दिन बाद फिर से वो सारे फल गायब हो गए। And this time the blame was put on me, और इस बार ये दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया। And I knew I had not done it, और मुझे पता था कि मैंने इसे नहीं किया है। It made me very angry with my parent and the servant, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाया अपने पेरेंट्स और नौकरों के चलते कारण। For I was sure they had taken all the fruit,
क्योंकि वो श्योर था कि ये सारे फल वही लोग ले रहे थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, और अगली बार फिर से फल गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारीज पवेलियन, और मैंने एक केले को पूरी तरह मसला हुआ कारीज के पवेलियन में देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और ये उस नरेटर को बहुत अचंभा वाली बात लगी। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, और क्योंकि उसने आज तक कारी के पवेलियन में कभी कोई फल नहीं देखा। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्री, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि वह हमेशा पेड़ के टहनियों को खाकर ही रहता था। नेक्स्ट डे व्हील आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, और अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम पे बैठा सोच रहा था कि वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट परमिशन। वो बैठा वो नरेटर सोच रहा था कि क्या मैं अपने बिना पेरेंट्स के इजाज़त के बिना कुछ फल खा लूँ। तभी एक लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो, और तभी एक लंबा सा काली सी चीज़ बिल्कुल सांप के जैसी मेरे खिड़की के सामने दिखी, और वे सारी केले को लेकर भाग गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, वो जो नरेटर थे बहुत डर गए। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनाना, क्योंकि नरेटर को लगा कि वो एक सांप है, लेकिन वो सांप था नहीं, और वे इस चीज़ से डर गए क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि सांप कभी केला भी खाता होगा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और वे उसे दिमाग में लाया कि ये एक बहुत ख़तरनाक सांप हो सकता है। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि हम लोग के घर में घुस के सारे फल खा लेता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैंने वो अपने घर के बाहर निकले एंड विथ ग्रेट फियर, और बहुत डर से। इन माई हार्ट, अपने दिल में बहुत डर लेके वे घर से निकले। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये सोचते हुए कि वो सांप फिर से उनके घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और अब की बार उन्हें ये लगा कि फिर से वे सारे सांप आएंगे और सारे फल खा के हम लोगों को मार देंगे। As I went out, I saw Kali's bag disappearing in the direction of the pavilion. जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। मैंने देखा कि कारी जो था उसकी पीठ मुझे पवेलियन की तरफ जाती हुई दिख रही थी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मुझे बहुत डर लगा। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, क्योंकि नरेटर को लगा कि हाथी उस कारी जो एक हाथी था उसे देखकर भाग रहा था, और नरेटर को उसकी कंपनी चाहिए थी उसको चीयर अप करने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन तक दौड़ा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसे वहाँ पे बनानास खाते देखा, केले खाते देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और मैं अभी तक अचंभे में था। द बनानास वे लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, और फिर मैंने देखा कि केले उसके पवेलियन के चारों तरफ बिखरे हुए थे। आई स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। वे अपने सूंड को फैलाते हुए अपने सूंड को खिड़की के अंदर ले जाते हुए सारे केले खा लेता था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और ये दिखाता था कि कारी की जो सूंड थी वे काले सांप की तरह थी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और मुझे फिर पता चल गया कि कारी एक चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, उसकी पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसकी कान को खींचा। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट, और खुशी से मैंने उसे अपने परिवार को दिखाया दैट इट वॉज नॉट कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट, कि मैं कारी नहीं था जो कि सारे फल खाता था इन दिनों। देन आई स्कोल्डेड हिम, और फिर मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन,
क्योंकि हाथी भी बच्चों की तरह ही बहुत जल्दी कोई भी वर्ड सीख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। और नरेटर ने कहा कारी को कि अगले बार जब मैंने तुम्हें फल खाते देखा तो तुम मार खाओगे। He knew that we were all angry with him, even the servants. वो समझ गया था कि ये सारे लोग, यहाँ तक कि नौकरों भी उनसे गुस्सा थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और उसको बहुत चोट लगी कि सब परिवार के लोग उनसे नाराज़ थे, और तब उसने फिर उसके बाद से वो बोला कि मैं आज से कभी भी उस डाइनिंग रूम से फल नहीं चुराया करूँगा। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर तब से इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। और तब इस घटना के बाद से जब कोई आदमी भी उससे फल खाने को देता था, हमेशा खुशी से उसे थैंक करता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अब जब कोई हाथी कोई गलत करता है तो वो उसकी पनिशमेंट सज़ा लेने के लिए तैयार रहता है। लेकिन बट इफ़ यू पनिश हिम विथआउट एनी रीजन, और जब तुम उसे बिना कोई रीजन के डांटोगे तब वो हाथी उसको याद रखता है और वे तुमको वापस से उसी के जैसे तुमने उसके साथ किया वैसा ही वो तुम्हारे साथ भी करेगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। और हाथी को ये भी सिखाया जाता है कि कब उसको बैठना है, व्हेन वॉक कब चलना है, एंड व्हेन टू गो फास्ट और कब दौड़ना है, एंड व्हेन टू गो स्लो और कब धीमे चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच अ चाइल्ड। और जैसे तुम किसी बच्चे को सिखाते हो वैसे तुम इस हाथी को भी सिखा सकते हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, और जब तुम उस हाथी को धत कहोगे और उसके कान को खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। वह अपने आप ही समझ जाएगा कि उसे बैठने का आदेश मिला है। सिमिलरली इफ़ यू से माली, और ऐसे ही जब तुम माली बोलोगे एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और तुम उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक। और वह अपने आप समझ जाएगा कि ये उसके लिए चलने का सिग्नल है। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। कारी जो था वो माली वर्ड जो कि उसको चलने के लिए यूज किया जाता था, वो सिर्फ 3 लेसन यानी 3 ही बार में वो सीख चुका था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन उसको लगभग 3 सप्ताह के लगभग लगे इस वर्ड धत को सीखने में, जिसका मीन होता था कि उसको बैठना है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वह बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो व्हाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट। और क्या तुम जानते हो कि क्यों उस हाथी को बैठने के लिए सिखाया जाता था? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि जब वो लंबा और बड़ा हो जाता था, जब वो उसके रखवाले अपने रखवाले से भी बड़ा हो जाता था, सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 year old, इसलिए जब वो 2 या 3 साल का होता है तब यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लेडर। और जब कोई हाथी 2 या 3 साल का होता है तो तुम उसकी पीठ पे किसी सीढ़ी के सहारे चढ़ सकते हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। और इसलिए हम लोग हर जगह हाथी के पीठ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं ले सकते, इसलिए उसे धत वर्ड कहकर उसे बैठना सिखाया जाता है। For who would want to carry a ladder around all time? The most difficult thing to teach an elephant is the master call. और जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी हाथी को सिखाने के लिए वह थी मास्टर कॉल, एक तरह की आवाज़। He generally take 5 years to learn it properly. और कोई भी हाथी उसे लगभग 5 साल लेता है अच्छे से सीखने के लिए। The master call is strange hissing howling sound. और जो मास्टर कॉल होता है वो एक स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड होता है, कोई सांप की तरह हिसिंग साउंड होता है वो। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। जैसे कि कोई सांप और बाघ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन द ईयर। और तुमको
वही उसी तरह की आवाज़ उनके कान में सुनानी पड़ती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव इन द मास्टर कॉल? और क्या तुम सोच सकते हो कि हाथी जब तुम उसे मास्टर कॉल दोगे तब वो क्या करेगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यानी कि कभी भी तुम कोई जंगल में खो चुके हो, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ काला है सिवाय आसमान दिख रहे तारों के। यू डेयर नॉट स्ट्रे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और तुम ऐसी जगह पे कभी भी ज़्यादा देर तक 92 ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, और जो एक चीज़ जो देनी पड़ती है उसे वो थी मास्टर कॉल। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और जो हाथी होता है वो मास्टर कॉल को सुनते ही एक साथ 2 और 3 पेड़ों को अपने सूंड से उखाड़ फेंकता है। ये दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, और ये हर जानवर को डरा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही सब पेड़ क्रैश होते हुए गिरते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, जो बंदर होते हुए अपने नींद से उठ जाते हैं। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और टहनियों से टहनियाँ दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और तुम उन्हें चांद की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और तुम सारे जो छोटे छोटे जानवर या फिर स्टैक्स हैं उन्हें तुम चारों दिशाओं में दौड़ते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ एन टाइगर इन द डिस्टेंस, और यहाँ तक कि तुम किसी बाघ की भी आवाज़ थोड़ी दूर से सुनाई तुमको दे सकती है। एवन ही इज फ्राइटेंड, और यहाँ तक कि वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और फिर हाथी दूसरा पेड़ उखाड़ता है। एंड द नेक्स्ट ट्री, और फिर दूसरा, और ऐसे करते करते हुए बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देता है। Soon you will find that he had made a road right through the jungle straight to your house, और इसी तरह वे पेड़ उखाड़ते उखाड़ते एक रास्ता बना देता है जो कि जंगल से सीधे घर तक जाता है। राइटर धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम कारी द एलिफेंट।